Hello everyone, how are you all my smart kids? तो क्या आप रेडी हैं हमारे चैप्टर 2 को पढ़ने के लिए? ऐसे तो क्लास में समझ चुके हैं, लेकिन अगर आपको वापस से इसको समझना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप मेरे वीडियो को हेडफोन लगाओ और ध्यान से सुनो, और इस चैप्टर 2 को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। और ये मेमोरी होता क्या है? जैसे आपके अंदर मेमोरी होती है याद रखने की, ठीक है, फ़ोन के अंदर मेमोरी होती है हमारे सारे फोटोग्राफ्स को सेव करने की, स्टोर करने की, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है। अब ये मेमोरी कौन कौन सी होती है, क्या होती है, तो इन सब को आप ध्यान से सुनना, हेडफोन लगा के, और पूरा वीडियो देखना, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, नहीं तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज बच्चों हम करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। चैप्टर 2 है हमारा। वैसे तो हम क्लास में समझ चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं फटाफट से, है ना? तो ये है जो कंप्यूटर मेमोरी। अब इसके अंदर आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ आपको सेव करनी है तो आप सेव कहाँ करोगे? मेमोरी में। जैसे आप मोबाइल के अंदर सेव करते हो तो हम क्या डालते हैं? मेमोरी कार्ड डालते हैं, है ना? अगर हमें कहीं पर कुछ ले जाना हो तो हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो ये सब मेमोरी है क्या एक्चुअल में? तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि मेमोरी होता क्या है। देखो, मेमोरी प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन अ कंप्यूटर, ये आप सबको मालूम है। जब तक हम फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक हमारे वो फ्यूचर में काम नहीं आएगी। तो सेव तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, है ना? अब हम कोई काम कर रहे हैं तो वो टेम्परेली स्टोर्ड होता है, लेकिन उसको आप सेव कर दोगे कंप्यूटर पे तो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, है ना? तो इस तरह से बहुत ईजी हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि मेमोरी यूनिट्स हम समझते हैं। अब मेमोरी यूनिट्स जैसे आप समझते हो कि हम कुछ चीज़ को नापते हैं तो ग्राम्स में नापते हैं, किलोग्राम्स में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं, लीटर्स में नापते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कोई भी चीज़ को मेज़र करना है मेमोरी को, तो वो किस में करते हैं? बिट्स और बाइट्स में। बच्चों, जो मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहना, है ना? अब देखो, इसके अंदर कंप्यूटर सिर्फ 2 तरह की भाषा समझता है, 0 और 1 की, ठीक है? दीज डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। एग्जाम में अगर पूछ ले कि बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं तो क्या होते हैं? 0 एंड 1, या फिर उसको कहते हैं बिट्स, है ना? एक बिट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि 4 बिट्स क्या होता है? एक निबल जो होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है, और 8 बिट्स को अगर मिला लो तो क्या बनता है? 1 बाइट बनता है ना? तो एक जो कैरेक्टर होता है वो आप एक टेबल से अगर आप देखोगे तो एक बाइट के अंदर एक कैरेक्टर, जैसे मान लो ABC कुछ भी, एक जो अल्फाबेट होगा वो एक आपका बाइट होगा। अब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स मिला दो, अगर 1000 कैरेक्टर मिला लोगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 KB बन जाएगा, 1 किलोबाइट। अब ऐसे ही आप 1000 किलोबाइट को मिला लो तो 1 MB बन जाएगा, ठीक है? ऐसे ही 1000 MB को मिला लो तो 1 GB बन जाएगा। इस तरह से ये टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोनोटा बाइट बनता है, ठीक है? तो ये सब तो बहुत, अभी हम लोग कहाँ पर पहुंचे आपको मालूम है? हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 TB तक, आपने सुना होगा 1 TB की हार्ड डिस्क है हमारे पास। तो 1 TB का मतलब क्या? 1000 GB, है ना? तो है ना इंटरेस्टिंग? ऐसे आपको ये सारी सीरीज याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये बाइट क्या होता है? बाइट का मतलब एक कैरेक्टर। जैसे अगर हमने कोई भी ए लिखा, लेटर लिखा, तो वो सब क्या होगा? नंबर हो गया, लेटर हो गया, सिंबल हो गया, तो वो एक बाइट कहलाएगा, ठीक है? अब ऐसे ही जो आप एक पेज पे लिख रहे हो वो क्या होगा? आपका 1 किलोबाइट होगा। ऐसे बहुत सारे पेजेस मिला लो तो वो 1 मेगाबाइट हो गया, ठीक है? एक बुक को देख लो तो वो पूरी एक बुक 1 गीगाबाइट मान लो उसको। और एक पूरी अलमारी जो किताबों से भरी हुई है वो हो गया 1 TB, यानी 1 टेराबाइट, है ना? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बुक्स तो TB होगा, एक बुक तो GB होगा, ठीक है? और उसके अंदर एक पन्ना भरा हुआ है तो वो 1 MB होगा। ऐसे ही कुछ लाइनें लिखी हुई तो 1 KB होगा, इस तरह से, ठीक है? अब
इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में पूछते हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर देखो, ये वर्किंग मेमोरी, जो कंप्यूटर के साइड की मेमोरी है वो कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, जो कंप्यूटर अपने लिए यूज करता है। अब इसमें भी दो तरह की होती है, एग्जाम में याद रखना, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। जैसे व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ, तो वॉलेटाइल मेमोरी लॉस इज कंटेंट। जैसे मान लो आपको एक मूवी देख रहे हो कंप्यूटर पे और लाइट चली गई, तो वापस से लाइट आएगी तो क्या मूवी वहां से स्टार्ट होगी? नहीं, हमको वापस से वहां पर क्लिक करके वापस मूवी को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लाइट जाती इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, ठीक है, कंप्यूटर में तो सेव थी लेकिन वहां से वापस चलेगी नहीं, तो वो हो गई वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल क्या मतलब, हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा, वो जो मूवी है वो कंप्यूटर में ही पड़ी है, वो डिलीट नहीं होगी, वो वहीं पड़ी रहेगी, लेकिन हमें बस वहां से बीच में से वापस चलाना पड़ेगा। तो ये होगी हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जो डेटा हमारा उसमें रहता है। तो एग्जाम पूछते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के दो एग्जाम्पल बताओ, तो एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखो ये जो फोटो आपको नजर आ रही होगी, तो देखो इस तरह से ये एक चिप होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई रहती है। ठीक है, इसको कहते हैं रैम चिप। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को एक साथ रन कर पाओगे और आपका कंप्यूटर भी फास्ट चलेगा। ठीक है, तो रैम इज कॉल्ड मेन मेमोरी। अगर एग्जाम में आ जाए डैश इज कॉल्ड मेन मेमोरी, तो आप क्या लिखोगे? रैम। ठीक है, इस तरह से। अब इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये है वॉलेटाइल मेमोरी। एग्जाम में पूछते हैं कि रैम और रोम की डिफरेंस बताओ, तो ध्यान रखना, एक तो मेन मेमोरी है, ठीक है, वॉलेटाइल नेचर है, वॉलेटाइल मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म लिख देना रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इसमें कंटेंट लॉस्ट हो जाता है जैसे ही पावर टर्न ऑफ होती है। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशंस ट्रांसफ़र होती है इन एंड आउट। तो जैसे ही आपने कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर चलाओगे तो वो रैम पे चलेगा। ठीक है, अब जैसे ही वो लाइट गई तो वो रैम से हट जाएगा और वापस से आपको स्टार्ट करने के लिए वापस आपको कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा और फिर आपको वापस से रैम से हार्ड डिस्क से लेके सॉफ्टवेयर को रैम पे आ जाएगा और फिर वो आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक इमेज बना रखी है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम कौन सी होती है। रैम्स भी बहुत तरह तरह की होती है। तो जैसे होती है एक SD रैम, ठीक है, ये बहुत फास्ट होती है और रिलायबल देन D रैम, तो D रैम से फास्ट होती है। अब ऐसे एक DDR SD रैम होती है, तो ये इससे फास्ट होती है SD रैम से। ठीक है, और ज़्यादा फास्ट डेटा को करता है। DDR2 है, सेकेंड जनरेशन रैम है, तो इनके नाम को नाम ध्यान रखना। फिर DDR3 उससे फास्ट है, DDR4 उससे भी फास्ट है, DDR3 से भी। ठीक है, तो इनके आपको नाम डालना। अब RD रैम, रैमबस रैम, ये मच फास्टर देन SD रैम, ऐसे। तो आपको बस इनके फुल फॉर्म और ये सारे आप याद रखना। ठीक है, बाकी आप इसकी रीडिंग लगाओगे तो आप समझ जाओगे। अब उसके बाद में ये इसके अंदर चिप्स लगी हुई रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये चिप्स लगी हुई है और ये मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। अब इसका फुल फॉर्म याद रखना, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखते हैं, ये रोम रिक्वायरमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार रीड कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं रोम क्या होता है। आपने देखा है कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ब्लैक कलर के स्क्रीन पर वाइट कलर का कुछ फॉन्ट्स लिखे हुए आते हैं, जिसमें आप F1 दबाते हो, F2 दबाते हो, है ना। तो वो जो कमांड्स होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही रहते हैं, वो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बनाए गए, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोस। इसका फुल फॉर्म याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये नॉन वॉलेटाइल है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना। नॉन वॉलेटाइल का मतलब इन्फॉर्मेशन हमेशा इसी में पड़ी रहेगी, डिलीट नहीं होगी, और ये सिर्फ रीड ओनली है, और इसीलिए इसका नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग टाइप की आती है। एक आती है प्रॉम, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी प्रोग्राम डाल देंगे तो वो हमेशा उसमें पड़ा रहेगा परमानेंटली। एक इरेजेबल प्रोम, जिसको हम बार बार इरेज कर सकते हैं और नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। एक होता है ई प्रोम, डबल ई प्रोम, तो यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम। तो इसको हम एक इलेक्ट्रिक का करंट सप्लाई करते हैं जिससे ये चिप वापस से खाली हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट्स एनहांस CPU स्पीड। इस CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए कैश टेम्परेरी स्टोरेज होती है।
ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप की कैश होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे मान लो आपने कोई भी चीज़ फाइल को कॉपी किया, अब आपने पेस्ट तो कहीं किया ही नहीं, तो वो फाइल पड़ी कहाँ है, तो वो कहाँ पर पड़ी होगी, कैश मेमोरी के अंदर पड़ी होगी। ठीक है, इस तरह से जैसे आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। ये सेकेंडरी मेमोरी है आपकी, ये रैम है, ये कैश है। तो कैश में टेम्प्रेरी पड़ी रहेगी, फिर आप चाहो तो इसको सेकेंडरी मेमोरी पर सेव कर सकते हो। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी बच्चों होती है हमारे लिए जो यूज़ होती है। वो प्राइमरी मेमोरी क्या थी, जो कंप्यूटर यूज़ करता था। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होगा, ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं रहती, इसके अंदर तो हम सेव करते हैं। ठीक है, जिसको हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। जैसे हमारी सबसे मेन सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा अब आप गाने, फिल्म्स, अपनी फाइलें सब किस में सेव करते हो, हार्ड डिस्क में सेव करते हो, है ना। तो हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सी छोटी छोटी सीडी जैसी डिस्क्स होती है, उसको मिलकर एक हार्ड डिस्क बनती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स। उसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक प्लेटर्स होते हैं जो पड़े होते हैं, और उससे मिलकर एक हार्ड डिस्क बनती है। ठीक है, इसमें आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, मतलब फाइल को सेव कर सकते हो, वहाँ से फाइल को पढ़ भी सकते हो। फॉर्मेटिंग करते हैं तो आप ध्यान तक आपको मालूम है, फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो सारी फाइलों को डिलीट कर देता है, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, सेक्टर्स कहते हैं। ये सेक्टर्स जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं हार्ड डिस्क में, वो सेक्टर्स कहलाते हैं। और ये एक एक छोटे छोटे जो लाइंस दिख रहे हो वो ट्रैक कहलाते हैं। तो अलग अलग पार्टीशन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे हम आपने देखते हो कंप्यूटर में डी ड्राइव, सी ड्राइव, तो इनको पार्टीशंस कहते हैं। ठीक है, अब डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो कभी कभी आप कहते हो कि कंप्यूटर फाइल हमारी बहुत धीरे धीरे ओपन हो रही है और बहुत स्लो हो गया है। तो इसलिए होता है कि हार्ड डिस्क में धीरे धीरे फाइलें अलग अलग जगह सेव हो जाती है। जैसे एक बिखरे हुए मकान, एक मकान के अंदर बिखरा हुआ सामान हो, तो उसमें से आपको ढूंढना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको सारा सामान एक साथ आपने व्यवस्थित तरीके से सेट कर रखा हो, तो आपको कोई भी फाइल ढूंढने में दिक्कत नहीं आती है ना। आप कोई भी चीज़ फट से निकाल के लेके आ जाते। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर फाइल्स को ढूंढना है, देखो पूरी बिखरी हुई है, उसमें से ढूंढने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये फाइल जब डीफ्रेगमेंटेड है, देखो रेड कलर के डॉट, तो आपको सारी फाइलें आसानी से मिल जाएगी, है ना। तो ये होता है डीफ्रेगमेंटेशन। हमें इसके अंदर कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंट भी कर सकते हैं। अब हार्ड डिस्क इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क इंटरफेस का मतलब होता है द कनेक्शन बिटवीन हार्ड डिस्क एंड द कंप्यूटर। अब आप कंप्यूटर को हार्ड डिस्क से जोड़ोगे कैसे, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे अटैचमेंट आते हैं, देखो जैसे आपको सेटा अटैचमेंट है, ईटी है, सेस है, ठीक है, SCSI है। तो अलग अलग टाइप के ये फुल फॉर्म्स, आप इनके वर्ड्स के ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे कनेक्टर्स हैं जो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। अब है टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क कौन सी होती है, आप सबको मालूम है। एक तो होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जैसे आप घरों में देखते हो, आपके पापा के पास होगी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जिसको हम ले जा सकते हैं इधर उधर, है ना। एक होती है मिनिएचर हार्ड डिस्क, जैसे आपकी मेमोरी कार्ड, इसकी साइज़ क्या होती है, 1 इंच से लेकर 0.85 इंच या 1.8 इंच भी हो सकती है। तो आप इसको फाइल को सेव करते हो, और इसमें आप मेमोरी कार्ड जैसे होता है, पेन ड्राइव होता है, मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, आप सब में यूज़ करते हो ना, तो ये आपकी होती है मिनिएचर हार्ड डिस्क। तो दो तरह की हार्ड डिस्क अगर एग्जाम में पूछे तो लिख देना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और मिनिएचर हार्ड डिस्क, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, है ना। अब इस वीडियो को आपने समझ लिया है, तो आप इसके एक बार रीडिंग करो बुक से, और आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। इनके डेफिनेशंस को पढ़ लो, 2-3 बार आप रीडिंग लगाओगे तो आपको अच्छे से ये चैप्टर याद हो जाएगा, और फिर आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो हम ऐसे ही एक चैप्टर के साथ में फिर से हम नए चैप्टर के साथ बाद में फिर हम मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। ये आओ पढ़ें, सो मच टू लर्न। थैंक यू सो मच।